वो वो कौन है? इसी बीच दूसरी दिशा से किसी के खांसने की आवाज आई। हैरिकेन की रोशनी थोड़ी तेज हुई तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी उनकी ओर आ रहा है। बूढ़े को देखकर समर और बाकी दोनों चौंक गए। उस झूले पर कोई बैठा था। मैंने उसे साफ साफ देखा। एक डरावनी शक्ल वाली औरत लाल आंखों से मुझे देख रही थी। बूढ़ा फिर से जोर जोर से खांसने लगा। अरे वो कुछ नहीं, आपकी आंखों का धोखा है। मैं बहुत बीमार हूं। लेकिन आप लोग यहां क्यों आए हैं? आजकल तो कोई भी इस जगह आना नहीं चाहता। सबको वही एक डर लगा रहता है। यह कहकर बूढ़ा फिर जोर जोर से खांसने लगा। उसके हाथ में पकड़ी हैरिकेन भी उसके कांपते शरीर के साथ ताल में इधर उधर डोलने लगी। हैरिकेन की रोशनी दीवार पर पड़ते ही एक तस्वीर दिखाई दी। सीढ़ियों के नीचे कोने में टंगी वह तस्वीर समर की नजर में आते ही वह पूछ बैठा। ये कौन है? पहचान नहीं पाया। वो मेरी बेटी है बाबू, मेरी अपनी बेटी। अब वो नहीं रही। 10 साल हो गए, मर गई। मैं तो उस तरफ रहता हूं। ये उसकी आखिरी तस्वीर थी, इसलिए इसे यहां दीवार पर टांग दिया। हम दोनों के कमरे भी साथ साथ थे। मन नहीं माना, इसलिए इसी दीवार पर लगा दी। इंसान चला जाता है, लेकिन उसकी यादें रह जाती हैं। और अगर किस्मत अच्छी हो तो वो भी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही बाहर बादल भयानक गरज के साथ टूट पड़े। बिजली की तेज चमक ठीक तस्वीर पर पड़ी और समर एकदम सन्न रह गया। उसे लगा अभी अभी झूले पर जो लड़की दिखी थी वही इस तस्वीर में है। समर की आवाज खो गई। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। उसी समय बूढ़ा फिर बोला। तो आपने बताया नहीं, आप लोग यहां क्यों आए हैं? हम यहाँ 2-4 दिन रहने आए हैं। इस जगह के बारे में बहुत बातें सुनी थी, तो सोचा एक बार खुद आंखों से देख ले। जानना चाह रहे थे कि ये जगह असल में कैसी है, लेकिन यहाँ आकर समझ में आ रहा है कि जो सुना था ये जगह उससे भी ज्यादा डरावनी है। यहाँ आते ही शरीर कांपने लगा है और रात का अंधेरा तो डर को और भी बढ़ा रहा है। बूढ़ा अंधेरे में खड़ा चुपचाप समर की बातें सुन रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य साया उसे छूकर खड़ा हो। यह देखकर सुबोध बोला। अच्छा, यहां रात को खाने की व्यवस्था होगी ना? और कमरे का इंतजाम? और सुनिए, हम एक ही कमरे में रहेंगे। आप हमें बस एक कमरा दे दीजिए, इतना काफी है। कोई दिक्कत नहीं बाबू, आप लोगों के लिए अच्छे कमरे की व्यवस्था है। आप इस जगह से पीछे की ओर चले जाएं। वहां आपके रहने के लिए एक सुंदर बड़ा कमरा है। आप तीनों आराम से रह सकते हैं। यह कॉटेज का सबसे बड़ा कमरा है। लेकिन एक अनुरोध है,
रात में कमरे के बाहर मत निकलना। यहाँ रात को कई खतरनाक जानवर घूमते हैं, जंगल से निकलकर आबादी में आ जाते हैं, फिर शिकार की तलाश में भटकते हैं। कई लोग उनके तेज नाखूनों से घायल हुए हैं, इसलिए आपको पहले से सावधान कर दिया। खाने की व्यवस्था मैं कर दूंगा, खाना टेबल पर रख जाऊंगा, आप लोग कमरे में ले लीजिएगा। समझ ही रहे हैं, इस बुढ़ापे में शरीर अब ज्यादा नहीं संभलता, और ऊपर से मेरी बेटी भी अब नहीं है जो थोड़ा बहुत देखभाल कर देती। आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा बाबू। वृद्ध अपने रास्ते जाने ही वाला था कि समर ने उसे रोककर पूछा, क्या आप यहाँ अकेले ही रहते हैं? इतने लोगों का खाना भी अकेले ही बनाते हैं? हाँ, अकेला ही रहता हूं, लेकिन सुबह के समय एक लड़का आता है। पीछे पहाड़ी ढलान पर एक छोटा सा सुंदर गांव है। आप लोग कल सुबह वहां घूमने जरूर जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। वही गांव का एक लड़का मेरे लिए बाजार लाता है, कभी कभी खाना भी बनाकर दे जाता है। असल में उसे मैंने पर्यटकों के लिए ही रखा था, लेकिन अब तो यहां लोग आना छोड़ ही चुके हैं। फिर भी आज वह आया था। सुबह सुबह कई दिनों का सामान करके काफी खाना बनाकर रख गया है। मैं अकेला रहता हूं तो उसी खाना को गर्म करके खा लेता हूं। फ्रिज है लेकिन काम नहीं आता। यहां ज्यादातर समय बिजली रहती ही नहीं। आप लोगों को भी वही गर्म खाना दे दूंगा। आज की रात के लिए वो पर्याप्त होगा। उसे कह दिया है, कल सुबह फिर आएगा। तभी आपके 5 दिनों का बाजार भी करवा दूंगा। लेकिन बाबू, यहाँ कोई 1-2 दिन से ज्यादा टिकता नहीं। कई लोग वापस जाने का सोचते हैं, पर किस्मत उन्हें। बात पूरी किए बिना ही वह हैरिकेन उठाकर चला गया। समर उस जगह को देखकर बार बार हैरान रह जा रहा था। जगह में एक अजीब सा नशा था। कोई दिखाई नहीं देता, फिर भी लगता था मानो कोई हर पल आंखों के सामने मौजूद है। हमेशा एक ठंडा, सिहरन भरा एहसास, जैसे रीढ़ से बर्फ सा खून बह रहा हो। समर बोला, देख, ऐसा लग रहा है, लगता है गलती हो गई। इस जगह आने के बजाय कहीं और चले जाते तो यहां सच में भूत के डर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। कड़वी सच्चाई है। और ऊपर से ये चिपचिपा सा बूढ़ा, उसकी बेटी अगर जिंदा होती तो शायद काम आ जाती। वो भी मर गई। अब इतने दिन यहां बैठकर पूरी तरह बोर हो जाएंगे। मन कर रहा है सुबह ही निकल चले, क्या कहते हो? हाँ, यह बात ठीक कह रहा है। चल अब ये सब बातें रहने दे। जबरदस्त भूख लगी है। जल्दी से फ्रेश हो लें, फिर जैसे ही खाना मिलेगा पूरी जान लगाकर खा लेंगे। इस जगह का क्या भरोसा, क्या पता भूत ही आकर सारा खाना खा जाए। सुना तुम लोगों ने? हाँ, सुना तुम लोगों ने? एक महिला की हंसी लगी मुझे। सच बताना, रमेश, सुबोध, तुम दोनों चुप क्यों हो? बोलो। सुबोध और रमेश हैरान परेशान एक दूसरे की ओर घूरते रहे। फिर सुबोध बोला, समर, समर, ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल चलते हैं, किसी और होटल में रुकेंगे। ये जगह तो शहर से भी अंदर, पूरी तरह जंगल के बीच में है। इस हालात में यहाँ। हाँ, लेकिन रात में ड्राइव करना बहुत खतरे की बात है। रोड एक्सीडेंट का डर बढ़ जाता है।
इससे अच्छा है सुबह तक रुके रहें। कल सुबह सुबह ही निकल पड़ेंगे। अभी चलो कमरे की तरफ चलते हैं। वे तीनों कमरे में जाकर अपने अपने तरीके से फ्रेश हो गए। बाहर की बारिश अब काफी कम हो चुकी थी। आसमान थोड़ा साफ हो गया था, लेकिन बादलों की परत अब भी छाई थी। चांद की हल्की चमक कभी दिखती, कभी मुंह छुपाकर बादलों में गायब हो जाती। उसी समय बूढ़े की आवाज आई। सुन रहे हैं? आप लोग तैयार हो गए। खाना टेबल पर गरम करके रख दिया है, कृपया लेकर जाइएगा, ठीक है? उसके बाद कोई आवाज न आने पर समर ने जोर से दरवाजा खोल दिया, पर वहां कोई नहीं था। समर ने रमेश की ओर देखा और बोला, अरे, वो बूढ़ा तो अभी यहीं था। इतनी सी देर में कहाँ गायब हो गया? ऐसे अचानक कोई गायब हो सकता है क्या? और सोच, इतने लोगों का खाना एक बूढ़ा आदमी अकेले कैसे बनाकर गरम करके टेबल पर सजा सकता है? सच बता रहा हूं, मुझे पूरा मामला बहुत गड़बड़ लग रहा है। अब तो उस खाने को छूने में भी डर लग रहा है। सुबोध ने समर से कहा। अब कुछ नहीं किया जा सकता समर, कुछ नहीं किया जा सकता। जब फंस ही गए हैं तो निकलने का रास्ता भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा। एक काम कर, खाना कमरे में ले आते हैं, पहले खा लेते हैं, फिर बाकी बातों पर सोचेंगे। खाली पेट तो कुछ भी समझ नहीं आता। सुबोध की बात में कोई गलती नहीं थी। गलत था पूरे माहौल का डरावना स्वरूप। चारों ओर अजीब अजीब खटखट और सरसराहट की आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी उन्हें खामोशी से घूर रही हो। हल्की ठंडी हवा खिड़की से कमरे में अंदर आ रही थी, और उसी हवा के साथ एक महिला की धीमी, डरावनी आवाज भी तैर कर आ रही थी, जैसे कोई अंधेरे के घूंघट से बाहर आकर बार बार एक भुतहा धुन गुनगुना रहा हो। उस आवाज की मिठास अजीब थी, ऐसी कि सुनने में मधुर लगे। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी समर बोला, देख, मैं अकेले जाकर खाना नहीं ला सकता। तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। तीनों मिलकर खाने वाली जगह पहुंचे। देखा, खाने की थाली को एक ढकी हुई टोकरा से ढका गया था। वहां कांच के बर्तन तक नहीं थे। यह देखकर सभी घबरा गए। बस कुछ पुराने स्टील के बर्तन, लेकिन उस समय उन्हें वही भी किसी अमृत की तरह लगे। जल्दी जल्दी थाली उठाकर कमरे में ले आए। एक ही थाली से तीनों ने बांटकर किसी तरह रात का खाना खा लिया। उसके बाद हाथ मुंह धोकर सब अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कमरे में 4 बिस्तर थे, हर एक पर सफेद चादर, एक तकिया और एक गरम कंबल रखा था। वहां भले सर्दी का मौसम ना हो, लेकिन रात में ठंड काफी बढ़ जाती थी, इसलिए कंबल रखे हुए थे। हैरिकेन की हल्की रोशनी से कमरे का एक हिस्सा
धुंधला सा जगमग कर रहा था। उन्हें शांत देख समर भी सोने ही वाला था कि अचानक नूपुर की छनछनाहट उसके कानों में पड़ी और उसकी नींद टूट गई। वह उठकर बैठ गया, चारों तरफ देखने लगा। उसी समय उसे लगा जैसे घर के बाहर बगीचे में कोई टहल रहा हो। खिड़की के पास जाना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे कदम बढ़ाया। खिड़की के पास जाकर देखा, सफेद साड़ी पहने एक महिला बगीचे में घूम रही थी। पार्ट एक अगर नहीं देखा तो देख लो, इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। हाइप भी कर देना।